जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम क्लास 6 की जो है एससीईआरटी की ज्योग्राफी की जो एससीईआरटी है उसके महत्वपूर्ण क्लास करवाने वाले हैं। और आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। आज हम पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। विभिन्न स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियां और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। अब इससे धीरे धीरे से आपके ना यहाँ पे मालूम चलेगा कि क्या क्या बीच में बिहार के अंदर क्या कौन कौन से जिले, कौन कौन सी नदियां, ये सब कौन कौन से वहां पे यात्रा के दौरान आपके प्रमुख स्थल आपको मिलते हैं, वो सब यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच? मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी गीता बोल उठी, ऐसा भी क्या है, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ, तुम्हें पहाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जो है पहाड़, पठार और मैदानों के बारे में जो है आपकी समझ अच्छे से विकसित होगी। देखिएगा, सबसे नीचे आपके पड़ते हैं सागर। फिर सागर से जो थोड़ा सा ऊंचा मैदान होगा वो आपका मैदानी भाग होता है, उसे हम मैदान कहते हैं। फिर इससे जो थोड़ा और ऊंचा स्थल होता है उसे हम कहते हैं पठार। उसे हम प्लेन रहता है तो इसलिए इसे हम पठार कहते हैं। ये काफी ऊंचाई पर होते हैं। फिर जो पठार से भी ऊंचे होते हैं और नुकीले, मतलब इनकी जो आकृति होती है ऊपर की ओर होती है, प्लेटों को मतलब एकदम समान समतल नहीं रहता है। तो ये जो है आपके पहाड़ होते हैं जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं। ठीक, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर हम पढ़ेंगे राहुल, गीता और मनोज कैसे क्षेत्रों के रहने वाले थे, ये बताना है। और सभी अपने अपने इलाके के बारे में बता रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर कहाँ स्थित है। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है, लोग क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है शिक्षिका के द्वारा राहुल से पूछा गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये राहुल का शायद गाँव होगा। मैदानी भाग में स्थित धान का खेत, ये गाँव नहीं है इसका, देखिए धान का खेत है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह का मैदानी भाग है जहां पर एकदम सारी जो भूमि है एकदम समतल है और यहाँ पर धान की खेती हो रही है। ठीक, राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीचे। इससे लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब जो है भी है। यहाँ पर कृषि कार्य के लोग वर्षा पर आधारित है। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहार में भी किया जाता है। कुछ जगहों में नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है। ये सब कौन बता रहा है? राहुल बता रहा है अपनी मैडम को। ठीक है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी के दलहन की फसल भी यहाँ पर खूब होती है। अर्थात जो वहाँ की मिट्टी है वो कैसी है? चिकनी और दोमट है, और उस दोमट मिट्टी में जो है दलहन की फसल खूब होती है। ये जो है कौन बोल रहे हैं? राहुल बोल रहे हैं। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियां, पशुओं का चारा इत्यादि ढोया जाता है। कुछ लोग बस और रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं।
शहरी क्षेत्र के नजदीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही जो है घरों के नजदीक वाली जमीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं जिनकी बाजार में खूब मांग है। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान है। खाने में जो है भात रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। अब यहाँ पे जो है बिहार का प्रमुख भोजन एक तरह से बताया गया है कि कौन कौन सा है। भात रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू और चना यहाँ का प्रमुख भोजन है। बहुत अच्छा राहुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीचे और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। अभी आपको बताया कि जो है नीचे और एकदम जो समतल होता है और सबसे जो नीचे आपका स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने सीमावर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। सीमावर्ती पठार और पर्वत से नीचे ही रहते हैं। यह प्रायः एक प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैदान के प्रकार। तो मैदान जो है आपके मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका अपर्दन मूलक मैदान। अपर्दन मूलक मैदान क्या होता है? वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है। अब समझ रहे हैं आप यहाँ पे? ऐसे मैदान जिनके रचना में अपर्दन मतलब कहीं की जैसे मिट्टी का कटाव हो करके और या मतलब कहीं से नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से कोई एक मैदान बन गया, तो वो ये सब जो है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फिनलैंड का मैदान। ठीक है, फिनलैंड का मैदान हो गया, उत्तरी यूरोप हो गया, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान, ये सभी जो है अपर्दन मूलक मैदान के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम निक्षेपण मूलक मैदान। दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। निक्षेपण के मैदान कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। जो निक्षेपण के मैदान होते हैं ये आपके केरला जैसे केरला के तट के मैदान, केरल में ये पाया जाता है निक्षेपण के मैदान। यहाँ पे दिया हुआ है केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान, जो हंगरी है हंगरी का मैदान इत्यादि, ये सभी जो है निक्षेपण मूलक मैदान होते हैं। अगला है आपका तीसरा रचनात्मक मैदान। तीसरा है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा रचनात्मक जो मैदान होता है ये जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों का उदाहरण है। अच्छा, आप अगर आपको कभी लगे कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसे मतलब हेल्प करेगा, जब भी आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देंगे तो आप जो भी क्वेश्चन बनाता है ना वो एससीईआरटी से बना रहा है, तो वो ना आपको कथन कारण में ऐसे ही दे देता है क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट एससीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन दे देगा। अभी इस पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद इसके सारे एमसीक्यू भी कराएंगे। इसी तरह बीपीएससी की बस अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है, लगभग इसमें 10 से 12 चैप्टर है और ये 7-8 चैप्टर और बचेंगे आज के बाद। ठीक है, इसलिए अब ज्योग्राफी के बाद हम फिर हिस्ट्री क्लियर करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके इसे पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है, शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिमी पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। ठीक, और यह पूरा जो मैदानी क्षेत्र है अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पता कीजिए कि भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से चिन्हित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पठार। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बात करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। मतलब क्या होता है पठारी क्षेत्र, ये बताया ना। शिक्षिका ने बताया,
पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसके ऊपर का जो भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार जो है संसार का सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। पामीर के पठार अगर आपसे पूछता है कि संसार की छत के नाम से किस पठार को जाना जाता है, तो वो है आपका पामीर का पठार। और सबसे ऊंचा पठार जो है आपका तिब्बत का पठार है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ना रेड कलर में जो है आपका ये जो है पूरा यहाँ पे दक्कन का पठार यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार यहाँ इस वाले क्षेत्र पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार ये प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है पूरा। ठीक है, राजू पूछ बैठा इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं, शिक्षिका ने बताया। ठीक है, जो पठार होते हैं वहां पर हमें खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? ये खनिज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे पर्वत। पर्वत क्या होते हैं? मनोज बोला, दीदी जी मेरे पश्चिमी चंपारण जिला में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वो पठार नहीं बल्कि पर्वत हैं। अब यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में आपका पर्वत है। ठीक है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे जो है कई नदियां भी निकलती हैं। जैसे भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी यहाँ से निकलती हैं जो हिमालय पर्वत है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती हैं। अब आप देख सकते हो ये हिमालय पर्वत का जो है स्थित एवरेस्ट चोटी है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत पर स्थित एवरेस्ट चोटी है, आप देख सकते हैं। और एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है आपका हिमालय पर्वत की जो एवरेस्ट चोटी है उसके सबसे ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? ये है आपकी 8,848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। लेकिन हाल के दिनों में वहां भी तो बर्फबारी हुई थी दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। ठीक, नेक्स्ट आपका पानी किन किन कामों के लिए बहुत जरूरी है, ये आप अपने से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियां जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। दीदी कहती गई, सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। कौन कौन से यहाँ पे पहाड़ियां हैं? राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, हवेली, खड़गपुर की पहाड़ी और मंदार हिल, ये जो है कुछ प्रमुख बिहार की पहाड़ियां हैं। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियां, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ठीक, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। कैसे खेत? सीढ़ीदार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सीढ़ीदार खेत है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सीढ़ी जैसे ये हो गया। तो यहाँ से देखते हैं, पहले एक सीढ़ी ये है, फिर यहाँ पे कुछ ऊंचाई है, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे सीढ़ीदार थोड़ा सा ऊंचा करके फिर यहाँ पे लगाया है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से सीढ़ीदार यहाँ पर खेत बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है सीढ़ीदार यहाँ खेत बने हुए हैं। ये आपके सीढ़ीदार खेत हैं, देख सकते हैं आप। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा जो है बहुत कठिन होता है। ठीक है,
पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहां पर लोग स्काइंग करते हैं। क्या करते हैं? स्कीइंग। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद भी लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में ऐसा देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बर्फ पर क्या कर रहे हैं? स्काइकिंग करता व्यक्ति। इस तरह से बर्फ पर स्काइकिंग होती है। जैसे ये लोग हाथ पे लिए हुए हैं, ये को बर्फ से जैसे पकड़ करके चढ़ने में काम करती है। अगर जहाँ पे पैर वैर जैसे फंस जाता है तो इसकी मदद से ये अपना औजार लिए हुए हैं, इससे जो है बर्फ हटाने में इनको मदद मिलती है। पता कीजिए भारत में कौन कौन से स्थान पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दीदी ने बताया कि पर्वत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके काम की चीज है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। पहला है बलित पर्वत। इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है। इनका जो सतह कैसी होती है बलित पर्वतों की? तो शिखर तो इन सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो है शंकुकार, ऐसे ये होते हैं। जैसे ये आप ऐसे कह सकते हो, इनकी जो ऐसे ये जो इनकी शिखर है ये शंकुकार होती है, नुकीली होती है एक तरह से। जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, ये जो है इसके 2 उदाहरण है। बलित पर्वत के 2 उदाहरण है, हिमालय, भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, ये जो है बलित पर्वत के उदाहरण है। अब सेकंड है आपका भ्रंशोथ पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इससे ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोथ पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका भारत का सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। अर्थात इटली का जो विसुवियस पर्वत है ये इसका उदाहरण है। और भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड जो है उसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से जो है अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। जैसे अरावली पर्वत है, इसको अब जो है अवशिष्ट पर्वत माला की श्रेणी में रखा गया है। पर्वत की विभिन्न चोटियों के नाम पता कीजिए। ये चोटियां किस पर्वत एवं किस राज्य में है। नेक्स्ट आपका मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरतें बढ़ी हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहां भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। ये जो है कौन बता रहा है? शिक्षिका के द्वारा बताया जा रहा है। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका दोहन भी हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों पर निर्मित घरों के लिए उपयोग आने वाली निर्माण सामग्रियों की सूची बनाएं। यहाँ पे हम इनके कुछ जो है ऑप्शन वो दिए हुए हैं क्वेश्चन, जो हम कंप्लीट करेंगे। बिहार में सोन नदी किस तरह से के क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये बताना है। पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र। तो बिहार में जो सोन नदी है ये किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, अभी जब आपने पढ़ा है तो इसमें बताना है
कि किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैदानी क्षेत्र, ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो आपको बताना है वाल्मीकि नगर जो है ये आपका उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुआही मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो जो धान की फसल होती है इसके लिए जो है चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जब भी पढ़ाया था तो बताया था। नेक्स्ट आपका पठार के ऊपर की सतह होती है, तो जो पठार के ऊपर की सतह है ये कैसी होती है? सपाट, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 3, 2। अभी जस्ट पढ़े पर्वतों के कितने प्रकार बताया था? 3 प्रकार, ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला था बलित, भ्रंशोत और तीसरा था आपका, तीसरा पर्वत कौन सा था देखेंगे यहाँ पे, ज्वालामुखी पर्वत था। तीसरा जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत था। इसका अब यहाँ पे खाली जगहों को भरना है, ये बता देते हैं आपको। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो जो है बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। अगला है कुछ संसार का छत कहा जाता है, तो अभी बताया था पामीर का पठार, पामीर पठार को जो है संसार का छत कहा जाता है। फिर है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी से कहते हैं, तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को जो है पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो ये जो है प्रमुख केंद्र जो है पर्यटन स्थल के उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती हुई क्या है? जनसंख्या या आबादी है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये इसके हो गया। ठीक है, और आपका चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अभी जो है बिहार की जो शिक्षक वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो है अब हम जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाले हैं, और ये जो है आपका 15 तारीख से स्टार्ट होगा। 15 फरवरी से हम लगातार एग्जाम तक कंटिन्यू इसका रिवीजन करवाएंगे, और अभी आपका जो है बीपीएससी घटना चक्र तब तक हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।